तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कर लिया था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me कितना 9.1 into 10 की पावर -31 kg. ठीक है, ओके. And charge is to mass ratio of electron is -1.7588 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम. ठीक है. चार्ज ऑफ प्रोटॉन उसे भी हम E से ही रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल E रखेंगे. जब भी 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम चार्ज मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, मैं E उसकी जगह सीधा E भी लिख सकती हूँ, इसलिए ध्यान रखना. ठीक है, तो अभी तो लिख देती हूँ मैं पूरा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चों? 1 AMU या 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम. और चार्ज टू मास रेशियो कितना है? 9.4 into 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम. ये चीजें तुम्हें याद रखनी है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय Thomson, J.J. Thomson. And proton was discovered by Goldstein. Electron name was given by Stoney. Very good. And proton name was given by Rutherford. Very good. याद है तुम लोगों को चीजें? ये इतना हो गया था. ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा वो कुल मिला के ये है. And mass of electron varies with velocity v. किसके इक्वल होता है? ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज विद वेलोसिटी v. अरे कोलिना, सब कुछ 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगा भाई. तुम तो मुझे ऐसे बता रही हो जैसे मैं भूल गई हूँ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं किया. हद है. जो पढ़ा रही होती ना उस पर फोकस रखा करो. मैंने कितना पढ़ा दिया, मुझे भी कितना पढ़ाना है मुझे याद है सब. 10-12 साल हो गए यही काम करते. इधर देखो, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10 - 31 kg से रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. डिवाइड बाय √1 - v/c का स्क्वायर, where v is velocity of electron and c is velocity of light. टीचर भूलता कुछ नहीं है कि उसने कितना करवा दिया और कितना करवाएगा. आ रही है बात समझ में? तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं भूल नहीं गए हो कि कल क्या करवाया था. जब हम छोटे थे तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि इतनी सारी क्लासेस हैं, पता नहीं कैसे याद रहता है, कहाँ छोड़ा था. लेकिन अब जब टीचर बन गए हैं तो पता है, सारा याद रहता है. 10 क्लासेस भी हो दिन में तो भी पता रहता है लास्ट कल क्या पढ़ाया था और क्या होमवर्क दिया था, वो भी याद रहता है.
ठीक है ना, ये हो गया डन। होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं भूलते टीचर, क्या होमवर्क दिया था। हो गया। ठीक है, अब देखो तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद संकेत हुआ नहीं था क्या। फटाफट नोट करो, वैसे ही नोट किया हुआ ही है, बस ये सारा असेंबल कर दिया एक बार। ये कह सकते हो कि एक रिवीजन दी है तुम लोगों को। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे साथ के साथ ही नोट किया करो। हो गया। अब देखो इधर, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया। ठीक है, फिर जे जे थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड हुआ, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस मिली हमें, मतलब रदरफोर्ड को, उनकी वजह से जे जे थॉमसन का जो मॉडल था वो डिस्कार्ड हो गया। फिर ये रदरफोर्ड के भी एक्सपेरिमेंट के कम से कम 30 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, देन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके भी लगभग 30 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एटम के अंदर कोई ऐसे भी पार्टिकल होने चाहिए जिनके ऊपर मास तो ना, सॉरी, जिनके ऊपर चार्ज तो ना हो, चार्ज तो 0 हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मास जरूर होना चाहिए। ऐसा उन्हें क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि एटम के मास के रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो एटम का मास अभी तक, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो जो एटम का मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर होना चाहिए, इनके मास के सम के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दें, एच प्रोटियम को छोड़ दें, तो उसके अलावा और केसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के बराबर मास ऑफ एटम नहीं आ रहा था, मास ऑफ एटम ज्यादा था, और ये इनके मासेस का सम कम रह जा रहा था। तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज तो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और उसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मतलब डिस्कवर कर चुके हैं। तो मतलब कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जिनका मास तो है बट चार्ज नहीं है। समझ में आ रही है तुम लोगों को बात कि रदरफोर्ड ने क्या कहा? ठीक है, तो एटम का जब मास फाइंड कर रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के बराबर नहीं था, उससे ज्यादा था। तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज तो नहीं है लेकिन मास जरूर है। ऐसा रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा, और रदरफोर्ड ने तो नाम भी दे दिया उन्हें बिना डिस्कवर किए ही, कि इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहेंगे। ठीक है, उन्होंने नाम भी दे दिया न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड ने। अब सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के मास के कितने टाइम से ये फाइंड करो। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के कितने टाइम्स है ये कैलकुलेट करो।
कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 है, 57 है। एक बार कैलकुलेट ही कर लो। 1837 mass of electron is 1/1837 times of mass of proton. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम है, इसलिए जब मास ऑफ एटम हम कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो इग्नोर ही कर देते हैं, जस्ट किन्हें ऐड करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था और नाम भी दे दिया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन। ये हटा दो यहां से। ओके, तो देखो एक्सपेरिमेंट किया चैडविक ने, इन्होंने क्या किया, बेरिलियम पे बॉम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये हीलियम पता है सबको। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या बचे? 2 प्रोटॉन बचे और न्यूट्रॉन बचे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी कि He+2 जो होता है, इसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? हीलियम न्यूक्लियाई, यस, हीलियम न्यूक्लियाई प्लूरल टर्म है, न्यूक्लियस सिंगुलर। ठीक है, तो हीलियम का न्यूक्लियस ही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, हाँ, डबली आयनाइज्ड हीलियम या हीलियम का न्यूक्लियस या He+2 यही अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल पे बच्चों चार्ज कितना है? 2 और मास कितना है? 4। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, नीचे जो लिखा है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेरिलियम। तो चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। तो उन्होंने क्या देखा, अब देखो इधर, ये कार्बन बना, 4 और 2 6 और 12, 9 और 4 कितना होएगा? 13। लेकिन यहाँ मास कितना है? 12, यानी कि 1 AMU मास का कोई और पार्टिकल है, वो रहा ये न्यूट्रॉन, जिसे मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चार्ज इसका 0 और मास कितना? 1। दिख गया? 6 + 0 6, 4 और 2 6, 9 4 13, 12 और 1 13। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि एटम कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, बताया था। तो देखो रिएक्टेंट साइड बेरिलियम है, जबकि प्रोडक्ट साइड कार्बन है। बेरिलियम खत्म, कार्बन उत्पन्न। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड एटम कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो चैडविक ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड किए बेरिलियम पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ना निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये जो रेज हैं, दीज आर एक्चुअली न्यूट्रल पार्टिकल्स। जो न्यूट्रल होगा वही तो ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना निगेटिव की तरफ। याद है, जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, कैसे पता लगा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो वो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए थे। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे पता लगा था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो निगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए। लेकिन इस रिएक्शन में जो ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये न्यूट्रल है, कैसे पता लगा?
जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ना वो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए ना नेगेटिव की तरफ. इट मींस दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास approximately 1 AMU. That is कितना होता है मास 1.675 into 10 की पावर -24 ग्राम. ठीक है. प्रोटॉन का है 1.67, ये है 1.675, मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस है. ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU ही है, मतलब दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर ही है लगभग. ठीक है. 1 AMU. Okay, done. So discovery of neutron was done by Chadwick and name neutron was given by Rutherford. ठीक है. Discovery of neutron was done by Chadwick and name neutron was given by Rutherford. Masses और charges तो बिल्कुल मेमोराइज करने हैं भाई. ठीक है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मास एंड चार्ज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा आगे. ये हो गया. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी से पूछने लगे याद रखना है या नहीं. चलो हो गया. तो इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson, proton was discovered by Goldstein and neutron was discovered by Chadwick. मतलब ईंट पगनाच. वैसे तो ये इतनी बार तुम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये याद ही है. अब इस ईंट पगनाच की जरूरत भी नहीं है तुम्हें याद रखने की. ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड टा से बच्चों थॉमसन. प प्रोटोन, ग गोल्डस्टीन, न न्यूट्रॉन, च चैडविक. ठीक है. J.J. Thomson student was Goldstein. And Goldstein student was James Chadwick. हाँ ठीक है. सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे ना. जो ये रिसर्च कर रहे होते हैं ये टीचर और इनके स्टूडेंट्स ही तो होते हैं सब आपस में. मिलके रिसर्च कर रहे होते हैं. हो गया. नोट कर लिया सबने. ठीक है. अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो जरा. मास of electron become half and proton and neutron become double. Mass of electron become half and proton and neutron become double. Then find the percentage increase or decrease in mass of carbon 14 isotope. करो जरा सॉल्व.
100%. तेजसदीप, उसी टाइप के क्वेश्चन जैसे असाइनमेंट और मॉड्यूल में सॉल्व करोगे। 100%? क्या 100% बढ़ा है कि घटा है? इंक्रीज। गुड। अब देखो, ये कार्बन 14 है, मतलब इसका जो मास है वो 14 AMU है एक्चुअली। ये 14 AMU कैसे बना? ये 14 AMU मास कार्बन का कैसे बना? क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके अंदर 14 - 6 8 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं। बट अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के 1/1837 टाइम्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास की कोई अहमियत नहीं है। इसे बेचारे को मास के रिगार्डिंग हटा के फेंक दिया, ठीक है, भगा दिया इसे नहीं कंसीडर करते मास के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट करता ही नहीं मास में। अब आ जाओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो तुमने देखा एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, एक्चुअली प्रोटॉन का मास कितना 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन कितना बना 6 AMU, और न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, तो 8 न्यूट्रॉन मतलब 8 AMU। इसलिए हम कहेंगे कि भाई कार्बन का है 14 आइसोटोप का 14 AMU, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है वो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दिया। हाफ करो डबल करो, इसकी तो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है मास के रिगार्डिंग, वैसे बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन प्रोटॉन का कर दिया डबल, प्रोटॉन का डबल कर दिया मतलब 12 AMU बना, और न्यूट्रॉन का भी डबल कर दिया मतलब 16 AMU बना। कितना आया बच्चों ये 28 AMU, 28 AMU, जबकि था कितना ओरिजिनली 14 AMU, तो कितना इंक्रीज हुआ 14 AMU, इंक्रीज हुआ 14 AMU। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, जितना इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, दैट इज 100%। बताओ समझ में आई बात या नहीं? ओके ओके, नोट कर लो फिर। डन। हटा दूं? ओके, अब नेक्स्ट लिखो, mass of proton get halved and neutron get doubled, then find, आगे की लाइन वैसी है सेम, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज in mass of carbon 14 isotope. Zero %? Some are saying 0%, some are saying 50%. It means clear नहीं है। देखो इधर, तो ये कितना भाई 6 प्रोटॉन
प्लस 8 न्यूट्रॉन, तब जाके ये है 14 AMU। ठीक है, 6 + 8, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तब ये 14 AMU है ओरिजिनली। अब प्रोटॉन का हाफ कर दिया यानी कि 6/2, और न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया यानी कि 8 × 2, कितना आ रहा है ये 3 और ये 16 यानी कि 19। बताओ क्लियर? पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? ये वाला काम करने के बाद 19 AMU आ रहा है, तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 19 - 14 दैट इज 5 AMU का इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज। नाउ यू हैव टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, तो जितना इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, कितना आ रहा है बच्चों ये आंसर? 35.7% इंक्रीज। क्लियर? ओके, डन, हटा दो। ओके, अब देखो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तुम सब लोगों को पता है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इन्होंने तो बड़े सस्ते में निपटा दिया था, है ना? क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने तो बहुत ही सस्ते में निपटाया कि भाई एटम जो है ना वो वाटरमेलन की तरह है या केक की तरह है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सब तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि वाटरमेलन में रेड पार्ट, या केक में जो केक है वो पूरा सारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो केक के अंदर रेजिन्स हैं या वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स हैं, जैसे ब्लैक सीड्स धसे हुए हैं वाटरमेलन के अंदर, ऐसे ही न्यूट्रॉन धसे हुए हैं इस एटम के अंदर। और बस निपटा दिया इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर। आ रही बात समझ? तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था कि जस्ट लाइक, उन्होंने कहा कि जस्ट लाइक वाटरमेलन है, वाटरमेलन की तरह है। अबे न्यूट्रॉन, गोपिका न्यूट्रॉन कहाँ थे उस टाइम जे थॉमसन के टाइम? अभी तो बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, देन प्रोटॉन, देन जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ न्यूट्रॉन का अता पता कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा सर्कल बनाया है ये पूरा सब तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो धसे हुए हैं इसमें, ये जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं, ठीक है, ग्रीन डॉट्स जो हैं ये, उन्होंने कहा ये है भाई इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स धसे हुए होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं इसके एटम के अंदर। ओके, अब इसके बाद हेडिंग डालो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऑब्जर्वेशंस देखे, तो ये हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया थिन शीट ऑफ मेटल, मेटल की उसने थिन शीट ली
और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया और फिर ऑब्जर्वेशंस नोट किए। हम तो सीधा पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स को उसने बॉम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पर, बट ऐसा नहीं था। उसने लगभग 32 मेटल्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने 32 मेटल्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम तो सीधा गोल्ड फॉइल के साथ जो कि हम बोलते हैं कि गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है, लेकिन सीधा उसने गोल्ड फॉइल के साथ नहीं किया था, उसने 32 मेटल्स ट्राई किए थे। तो ही बॉम्बार्डेड, रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड की बहुत पतली फॉइल। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल एंड मोस्ट डक्टाइल, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा थिन फॉइल, सबसे ज्यादा थिन शीट प्रोड्यूस हो सकती है गोल्ड से। ठीक है, तो बहुत पतली शीट इसने ली थी, 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस की। देखो कितनी पतली फॉइल इसने ली होगी। तो ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल को यहाँ इसने ये सराउंड कर दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन से, ZNS। मैंने बताया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, चमक प्रोड्यूस होती है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेंगे तो पता लगता रहेगा कि अल्फा पार्टिकल्स निकल के बाहर आ रहे हैं और कितने कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो आइडिया लगाया जा सकता है। या जितने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए उसमें से कितने सीधे पास हो गए या कितने पर्टिकुलर एंगल पे पास हुए, ठीक है, वो सब कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। इसलिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन से सराउंड कर दिया, सो दैट पता लगता रहे कि भाई पार्टिकल्स इसे क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहां भी वो स्ट्राइक करेंगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, वहीं चमक प्रोड्यूस होगी, सेंटिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। तो उसने क्या देखा, large number of alpha particles passed straight, few deflected with small angles, few deflected with small angle, and very few about 1 in 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल बाउंस्ड बैकवर्ड, सीधा पीछे आ गया। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्केचिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को जब थिन गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया तो उसने नोटिस किया कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही चले जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से, मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट वेरी फ्यू। क्या आंकड़ा था वो वेरी फ्यू का, कि लगभग 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैकवर्ड, सीधा पीछे आ गया। हाँ, वैभव बिल्कुल ठीक, रिट्रेस्ड इट्स पाथ। ठीक है, लगभग 1 in 20,000 रिट्रेस्ड इट्स पाथ। तो ये ऑब्जर्वेशंस लिख लो, ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा स्केचिंग एक्सपेरिमेंट। Large number of alpha particles passed straight without any deflection. Without any deflection
ये भी तुम लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा था 9th में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन तो पढ़ा ही था। Then second, large number of particles pass the state without any deflection. Then few नहीं, some get deflected. हाँ, तो क्या बात करते हैं हम? Some get deflected with small angles. Few suffered large deflections. बहुत सारों ने तो कोई डिफ्लेक्शन सफर ही नहीं किया, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शंस, एंड वेरी फ्यू, कितना फ्यू? अबाउट 1 in 20,000, about 1 in 20,000 retraced their path, or you can say bounced backward. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस थे। ये जो सेंटीमीटर ये थिकनेस लिखी हुई है गोल्ड फॉइल की लिखी हुई है। ये हो गया। अब देखो इन ऑब्जर्वेशंस से कंक्लूजन क्या निकला। देखो ऑब्जर्वेशंस को देखो, ऑब्जर्वेशंस क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास द स्ट्रेट, ठीक है। फ्यू मतलब सम डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल्स, कुछ ने लार्ज डिफ्लेक्शन भी सफर किया, जैसे हो सकता है 90 डिग्री एंगल या उससे ज्यादा, एंड वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 बाउंस्ड बैकवर्ड या रिट्रेस्ड इट्स पाथ, मतलब इस पाथ पे आया और इसी पाथ पे हो गया वापस। तो क्या समझ में आ रहा है इसे देख के? क्या कंक्लूजन निकला कि भाई अल्फा पार्टिकल जो है वो तुमने देखा दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर ये डिफ्लेक्ट होते हैं, दूर भागते हैं, तो ऑब्वियसली ये किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं? किसी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर कि नहीं। तो इनका डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये किसी पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इनके डिफ्लेक्ट होने का मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत स्मॉल है, छोटा सा है, छोटा सा है, इसलिए बहुत कम पार्टिकल्स ही इसके आसपास आ पा रहे हैं, इसलिए कम पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लार्ज पार्ट जो है वो एटम का खाली ही पड़ा हुआ है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे चले जा रहे हैं, वो कोई डिफ्लेक्शन सफर ही नहीं कर रहे। तो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इससे कंक्लूजन निकला कि एटम का जो
ज्यादातर पार्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे चले गए। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्मॉल एंगल से, और बहुत ही कम जो है वो सीधा वापस आ गया। तो कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन सफर कर रहे हैं, तो पहली बार डिफ्लेक्शन सफर कर रहे हैं, इसका मतलब कोई पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर। देन कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से डिफ्लेक्शन सफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये बहुत छोटा है, ठीक है। देन बहुत कम, अबाउट 1 in 20,000 रिट्रेस्ड इट्स पाथ, सीधा पीछे ही आ गया। इसका मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये स्मॉल तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये कठोर है, ठोस है। और ये ठोस क्यों है, इसका मतलब होल ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पॉजिटिव पार्ट। क्लियर, समझ में आ रही है बात? क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला? लार्ज पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, small positive part is present inside the atom, and whole of the mass of atom is concentrated in this positive part। और इस पॉजिटिव पार्ट को सपोज कर लिया कि वो एटम के सेंटर में है। ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जिससे पता लग गया हो कि वो एटम के सेंटर में है, ठीक है, लेकिन सपोज किया कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और इस पॉजिटिव पार्ट के अंदर ही एटम का सारा मास है। और एटम का सारा मास कौन बनाते हैं, कौन बनाते हैं एटम का सारा मास? उस टाइम बस प्रोटॉन ही पता थे बच्चों, न्यूट्रॉन बाद में, लेकिन अब तो हमें पता है ना। तो सारा का सारा जो मास है वो इस पॉजिटिव पार्ट के अंदर प्रेजेंट है एटम का, ठीक है। और इस पॉजिटिव पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आज तो हमें पता है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम सिर्फ प्रोटॉन के ही बारे में पता था, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हें नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और कौन से पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कंक्लूजन लिख लो बच्चों इसका, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का। लार्ज पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, then a small positive part is present inside the atom, and this positive part is rigid, means whole of the mass of atom is concentrated in this positive part, and this positive part was named as न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने रखा था इसका नाम न्यूक्लियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज सपोज टू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में सपोज कर लिया वो, ठीक है। दिस पॉजिटिव पार्ट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, you can say this positive part was named as nucleus and was supposed to be present in the center of atom। यहीं पे ऐड कर दो लाइन, and was supposed to be present in the center of atom।
ये तो निकले कंक्लूजन्स, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड वी नो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज कंक्लूजन कि लार्ज पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी है, स्मॉल पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, और उसी पॉजिटिव पार्ट के अंदर एटम का सारा मास है। These was the conclusions drawn by Rutherford alpha scattering experiment. Clear? तो एटम का जो ये large part of atom is empty and this extra part is known as extra nuclear part. आ रही है बात समझ में? न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट है एटम का उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। तो जैसे क्रिकेट ग्राउंड में सेंटर में क्रिकेट बॉल रख दो, इस तरीके से एटम, मतलब एटम तो जैसे पूरा क्रिकेट ग्राउंड और एटम के सेंटर में रखी है क्रिकेट बॉल, उसे समझो न्यूक्लियस। तो एटम बहुत बड़ा है, एटम बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियस उसके कंपैरिजन बहुत छोटा सा है। जैसे एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, ऐसे जैसे किसी क्रिकेट ग्राउंड में सेंटर में क्रिकेट बॉल, इतना डिफरेंस है, और इवन उससे भी ज्यादा ही होगा। ओके, इसके आगे कल करेंगे, क्योंकि अब हमें आगे फाइंड करना है इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अल्फा पार्टिकल। ये जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे टच करके वापस आएगा, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, मतलब ये तो कहीं भाग नहीं सकता, अल्फा पार्टिकल ही भाग सकता ऑब्वियसली। तो अल्फा पार्टिकल मिनिमम कितने डिस्टेंस तक आकर वापस गया, या मिनिमम कितने डिस्टेंस तक आने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कितना क्लोजली उसने न्यूक्लियस को अप्रोच किया है। तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कल फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना क्लोजली अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को अप्रोच किया, कहां तक पहुंचा, न्यूक्लियस को बिल्कुल टच करके नहीं जाएगा वापस, मिनिमम कितने डिस्टेंस तक गया, मतलब न्यूक्लियस से कितनी दूरी, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर वो वापस मुड़ गया, तो वो न्यूक्लियस से वो कितनी दूरी है जहां से वो वापस चला गया है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे हम कल फाइंड करेंगे, ओके।